नमस्ते। मैक्रो और मार्केट रैपअप के मई 2024 एडिशन में आपका स्वागत है। इस महीने हमने अपने लिसनर्स से 2024 में रुपए के बारे में उनके व्यूज को पूछा। इंटरेस्टिंगली, पोल के हिसाब से रुपया साल के अंत तक डॉलर के परस्पर 85 तक चले जाना चाहिए। हम चंद मिनटों पर इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसा किस स्थिति में हो सकता है और हमारा बेस केस क्या है। इस महीने हम कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम और भारत के मार्केट पर उनके असर पर भी चर्चा करेंगे। 2024 में अब तक वैश्विक विकास उम्मीद से बेहतर रहा है। भले ही यूएस का जीडीपी प्रिंट थोड़ा नीचे था, पर ग्रोथ ठीक ठाक है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में सुधार है और वैश्विक वस्तुओं के व्यापार की मात्रा में भी सकारात्मक वृद्धि दिख रही है। यूरोप की गतिविधियां में भी और गिरावट नहीं आ रहा और कुछ सुधार की उम्मीद दिख रही है। कुल मिलाकर कहे तो फिलहाल विकास ठीक ठाक चल रहा है, ना तो बहुत मजबूत और ना ही भौतिक रूप से कमजोर है। ऐसे भी जिस साल यूएस में इलेक्शन हो, कम से कम उस साल तो रिसेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी के साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में और गिरावट नहीं आ रही। यूएस में इन्फ्लेशन 3 से 4% से नीचे नहीं जा रहा। अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक यह लग रहा था कि यूएस में इन्फ्लेशन अगले कुछ महीनों में 2.5% पर चले जाना चाहिए और अगर ऐसा हो तो रेट कट की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण से यूएस यील्ड्स नीचे जाने लगे। गोल्ड, डॉलर और अन्य कमोडिटीज में भी थोड़ी गिरावट आई, पर ज्यों ही पिछले कुछ महीनों में ऐसा नहीं हुआ और मिडिल ईस्ट के संघर्ष थोड़े और बढ़े, कमोडिटीज, गोल्ड ऊपर जाने लगे। मार्केट ने यूएस रेट कट्स की संभावना को भविष्य में ढकेल दिया और 10 ईयर यूएस ट्रेजरी 4.5 के आंकड़े को एक बार फिर पार कर गया और डॉलर में भी थोड़ी तेजी आई। अगर हम आज की महंगाई की स्थिति को पढ़ते हैं तो महंगाई शायद 7 से 8% पर वापस तो न जाए, पर 3 से 4% के नीचे जाना भी काफी मुश्किल होगा। ऐसा यूएस फेड के चेयर जेरोम पॉवेल ने भी अप्रैल महीने में स्वीकार किया है। ऐसे में निवेशकों को ऐसे एसेट्स में निवेश करना चाहिए जो महंगाई के माहौल में भी एक अच्छे रिटर्न दे सके। यह जरूर है कि चाइना से सस्ते माल का एक्सपोर्ट्स बढ़ गया है, पर साथ ही साथ यूएस और यूरोप हायर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के माध्यम से उन गुड्स के इंपोर्ट्स पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही दोनों देशों में वेज इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है और मनी सप्लाई तो कम हो रहे हैं, पर फिस्कल डेफिसिट प्री कोविड ट्रेंड से ऊंचे हैं। अप्रैल में मिडिल ईस्ट भू राजनीति में तनाव बढ़ गया था और आने वाले समय में और तनाव के जोखिम अभी भी बरकरार हैं। व्यापक भू राजनीति सहयोग हासिल करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। यह कमोडिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन की बुनियादों को जोखिम में डाल सकता है। अक्सर इतिहास में जब भी वॉर जैसी स्थिति बनती है तो निवेशक अपनी पूंजी यूएस ट्रेजरी में डालना शुरू कर देते थे, किंतु 2022 से ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी मूल वजह यूएस का हाई फिस्कल डेफिसिट और महंगाई है। जब भी वैश्विक तनाव बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को चिंता होती है कि कमोडिटी प्राइस ऊपर चले जाएंगे और शायद यूएस में महंगाई की खतरा और बढ़ जाएगी। अब हम हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस के इंडिया पे असर पर आते हैं। FY24 में क्रूड ऑयल $84 प्रति बैरल के एवरेज पर था। हम उम्मीद करते हैं कि क्रूड का इस साल भी ऑन एन एवरेज
90 के नीचे ही रहना हो। पर अगर क्रूड $100 प्रति बैरल तक चला जाता है तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट तो फिर भी 2% ऑफ जीडीपी के नीचे रहे, पर डॉलर कैपिटल इनफ्लो कम हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी टाइट हो सकती है और ऐसे में शॉर्ट टर्म रेट्स ऊपर जा सकते हैं, रुपए में गिरावट आ सकती है और $100 पर बैरल पे रुपया 84 के पार जा सकता है, जैसा कि हमें पोल में भी दिखा। पर अगर क्रूड 90 के नीचे ही रहता है तो रुपए शायद 84 तक ही जाए। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम भी 3 रुपए से ऊपर जा सकते हैं और महंगाई पर थोड़ा असर आ सकता है। फिर भी हमें लगता है कि इस साल सीपीआई इन्फ्लेशन 5% से नीचे ही रहेंगे, पर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 3% तक जा सकते हैं। अगर कोविड के बाद ग्लोबल मार्केट में कोई एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया है तो वह यह है कि कोविड के बाद ग्लोबल इक्विटी और रेट्स मार्केट एक ही दिशा में जाने लगे हैं। मतलब अक्सर हमें दोनों में साथ में तेजी या गिरावट दिख रही है और इसका यह मतलब है कि अगर इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो आज के समय में गोल्ड और कमोडिटीज बॉन्ड मार्केट के परस्पर एक बेटर चॉइस होगा। जैसे ही मार्केट ने यूएस के 2024 के रेट कट एक्सपेक्टेशंस को कम किया है, हमें डॉलर में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली है, पर इस बार इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में इतनी गिरावट नहीं है, बल्कि हम इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड्स में यूएस बॉन्ड्स के परस्पर काफी बेहतर रिटर्न्स देख रहे हैं और इसका मूल कारण यह है कि कोविड के दौरान इन देशों की सरकार ने बहुत ही सीमित रूप से खर्चा किया और सेंट्रल बैंक ने जरूरत भर ही रेट्स कम किया। उसका लाभ हमें अब देखने को मिलता है। जहां विकसित देश अभी भी महंगाई से जूझ रहे हैं, भारत और अन्य इमर्जिंग मार्केट नेशंस में महंगाई अब काफी समांतर है। अप्रैल में तेल के ऊंचे दाम और डॉलर स्ट्रेंथ के कारण जीसेक यील्ड्स भी थोड़े ऊपर गए हैं। इतनी वोलेटिलिटी तो निवेशकों के लिए आम बात है। मूल रूप से हम इंडियन फिक्स्ड इनकम एसेट्स पर अभी भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अब शेयर बाजार पर आते हैं। ऊंची दरें शेयर बाजार मूल्यांकन के लिए एक समस्या है। अप्रैल में ग्लोबल इक्विटीज में गिरावट आई। निफ्टी लगभग 1% ऊपर था और एफआईआईज ने भारतीय शेयर बेचे। कुल मिलाकर शेयर बाजार का रुख अनाकर्षक था। भारतीय कंपनीज ने Q4 FY24 के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं। अधिकांश रिजल्ट्स मई में आएंगे, पर अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनमें से हमें यह पता लगता है कि आईटी कंपनीज और एफएमसीजी कंपनीज के रेवेन्यू अभी कमजोर हैं। ऑटो कंपनीज एक्सपोर्ट्स में थोड़े सुधार देख रहे हैं। बैंक्स के रिजल्ट्स हेल्दी हैं। अभी तक के रिजल्ट्स के हिसाब से अभी भी सिक्लिकल सेक्टर्स बेहतर प्रदर्शन दे रहे हैं, पर रिजल्ट्स पर हम विस्तार में चर्चा अगले महीने करेंगे। हम इक्विटी मार्केट्स पर अपने कॉशियस आउटलुक को बरकरार रखते हैं और लार्ज कैप्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अभी का माहौल मैक्रो पर्सपेक्टिव से ओवरऑल इक्विटी पर पॉजिटिव होने का नहीं है, बल्कि स्टॉक सिलेक्शन पर ध्यान देने का है। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें।